नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रजातंत्र। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी है? पहला ऑप्शन है जेम्स ब्राइस, दूसरा A.L. लावेल, तीसरा जॉन सीले और चौथा A.B. डायसी। तो जो यह परिभाषा दी गई है यह जॉन सीले के द्वारा दी गई है। जॉन सीले कहते हैं कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विकास का नवशास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हो गया। तो यह क्यों आवश्यक हो गया? पहला है 19वीं शताब्दी में तकनीकी और शास्त्रीय खोजों के कारण। दूसरा है यूरोप में कामगारों की स्थिति में तेजी से गिरावट के कारण। तीसरा है मार्क्स की शिक्षाओं से क्रांति के भय के कारण। और चौथा है उपर्युक्त सभी के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त सभी के कारण। अगला क्वेश्चन है, यह वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? पहला है डेविड ह्यूम, दूसरा जे ब्राइस, तीसरा R.M. मैकाइबर और चौथा C.H. कूले। तो यह जो परिभाषा दी गई है, यह वक्तव्य कहा गया है, यह R.M. मैकाइबर ने कहा है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। अगला प्रश्न है, M.N. राय द्वारा विकसित विचार को जाना जाता है। तो उनके विकसित विचार को किस प्रकार जाना जाता है? पहला है उग्र मानववाद, दूसरा लोकतांत्रिक मानववाद, तीसरा लोकतांत्रिक साम्यवाद और चौथा लोकतांत्रिक समाजवाद। तो जो M.N. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय हैं, उन्हें उग्र मानववाद के विचार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, M.N. राय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति निहित है। तो अंतिम शक्ति किसमें निहित है? पहला है राजनीतिक दलों में, दूसरा लोगों में, तीसरा चुने हुए लोकप्रिय स्थानीय समिति में और चौथा है विशिष्ट वर्ग में। तो जो M.N. राय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति निहित है वह है लोगों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? पहला है रूसो, दूसरा डनिंग, तीसरा डी टाकविले और चौथा है जेम्स मेडिसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी टाकविले ने कहा है कि लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक गलत है? तो रूसो के लोकतंत्र के संबंध में एक गलत आपको इसमें बताना है, कौन सा गलत है। पहला है सामान्य कल्याण, दूसरा प्राकृतिक समानता, दूसरा राज्य के आधार के रूप में सहमति, तीसरा और चौथा है व्यक्तिगत संबंधों के निर्धारण में व्यक्ति के अहस्तांतरणीय अधिकार। तो जो रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में गलत है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक समानता। इसके अलावा सामान्य कल्याण यह सही है, राज्य के आधार के रूप में सहमति यह भी सही है
और व्यक्तिगत संबंधों के निर्धारण में व्यक्ति के अहस्तांतरणीय अधिकार, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान सिद्धांत का आशय है। तो सुषुप्त श्वान सिद्धांत का आशय क्या है? पहला है, निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। दूसरा है, निम्न सहभागिता बिलगाव एवं आवश्यक हानि को इंगित करती है। तीसरा है, उत्तर साम्यवादी राज्यों का प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं आकांक्षाओं का पोषण है। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है, यही सुषुप्त श्वान का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, किसका कथन है? पहला है प्लेटो, दूसरा गैटेल, तीसरा अरस्तु और चौथा बोधा। तो अरस्तु कहते हैं कि लोकतंत्र शासन का विकृत रूप है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटी कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है, यह कथन दिया। तो यह कथन किसने दिया है? पहला है प्लेटो ने, दूसरा अरस्तु ने, तीसरा सिसरो ने और चौथा पॉलिबियस ने। तो इसमें अरस्तु कहते हैं कि पॉलिटी कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिंतक लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? पहला है लॉक, दूसरा हॉब्स, तीसरा कार्ल मार्क्स और चौथा जे.एस. मिल। तो जो इसमें लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है वह है हॉब्स। इसके अलावा लॉक, कार्ल मार्क्स और जे.एस. मिल ये सब लोकतंत्र उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें हॉब्स नहीं आता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉब्स। अगला क्वेश्चन है, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? पहला है सेबाइन, दूसरा C.L. बेपर, तीसरा है लॉर्ड लेथियन और चौथा डनिंग। तो इसमें से C.L. बेपर कहते हैं कि मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया? तो जो प्रजातंत्र के लिए नागरिक आंदोलन चलाया था उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? पहला ऑप्शन है गैलब्रेथ, दूसरा मैकफर्सन, तीसरा कीन्स और चौथा रूजवेल्ट। तो यह जो कहा है गैलब्रेथ ने कहा है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं है। पहला है एलेक्स डी टाकविले, दूसरा जे रूसो, तीसरा जे.एस. मिल और चौथा E.W. नीत्शे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। E.W. नीत्शे जो हैं यह एक लोकतंत्र के सिद्धांतकार नहीं है। इसके अलावा जे रूसो, डी टाकविले और जे.एस. मिल
ये सब लोकतंत्र के सिद्धांतकार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु ने प्रदर्शित किया है कि बहुतंत्र का विकृत रूप है। तो बहुतंत्र किसका विकृत रूप है? पहला है अल्पतंत्र, दूसरा निरंकुश तंत्र, तीसरा लोकतंत्र और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो अरस्तु ने अपने बहुतंत्र का विकृत रूप बताया है वह है लोकतंत्र को बताया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? पहला है लॉर्ड ब्राइस, दूसरा डेविड बी ट्रूमैन, तीसरा सी राइट मिल्स और चौथा हैरोल्ड लासबेल। तो इसमें से एक प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है, उनका नाम है डेविड बी ट्रूमैन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण रॉबर्ट डहल, दूसरा है लोकतंत्र का अभिजनवादी दृष्टिकोण गायटानो मोस्का, तीसरा है लोकतंत्र का कारपोरेट दृष्टिकोण हीगल और चौथा लोकतंत्र का नवदक्षिणपंथी दृष्टिकोण डेविड मार्कंड। तो इसमें आपको सही सुमेलित नहीं है बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र का कारपोरेट दृष्टिकोण हीगल यही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा पहला, दूसरा और चौथा ये सब सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया है? पहला है जे रूसो, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा ए बाकुनिन और चौथा जे मेडिसिन। तो इसका राइट आंसर है जे मेडिसिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी सिद्धांत आधारित हैं। तो लोक कल्याणकारी सिद्धांत किस पर आधारित है? पहला है कुलीन तंत्री सिद्धांत पर, दूसरा लोकतांत्रिक सिद्धांत पर, तीसरा अराजकतावादी सिद्धांत पर और चौथा मार्क्सवादी सिद्धांत पर। तो जो लोक कल्याणकारी सिद्धांत है यह आपका लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है? पहला है लोकतांत्रिक राज्य, दूसरा लोकतांत्रिक सरकार, तीसरा धर्म प्रधान राज्य और चौथा है केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। तो जो लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है वह है आपका केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है। तो स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में क्या बाधा है? पहला है स्वतंत्र प्रेस, दूसरा स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल, तीसरा है निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली और चौथा है सांप्रदायिकता का अभाव। तो जो स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है वह है निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है। पहला है संवैधानिक राजतंत्र, दूसरा वंशानुगत लोकतंत्र, तीसरा प्रजातांत्रिक राजतंत्र और चौथा है लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर है लोकतांत्रिक गणतंत्र, यानी भारत ने लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य को स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कथन किस विचारक का है? तो आपने यहाँ पर एक विचारक दिया गया है, यह कथन दिया गया है और यह किस विचारक का है। पहला है कथन है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं। यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न लगे। तो यह कथन किसने कहा है? पहला है C.D. बर्न्स ने, दूसरा लॉर्ड ब्राइस ने, तीसरा हेराल्ड जे लास्की ने और चौथा वाल्टर बेजहार्ट ने। तो जो यह कथन यह परिभाषा दी गई है यह आपकी C.D. बर्न्स ने कहा है कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न लगे। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया है? पहला है रॉबर्ट मिशेल्स, दूसरा विल्फ्रेडो पैरेटो, तीसरा है गायटानो मोस्का और चौथा है रेमो आरो। तो जो लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया है वह आपका रॉबर्ट मिशेल्स ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक चिंतक विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़ा है? पहला है विल्फ्रेडो पैरेटो, दूसरा मोस्का, तीसरा रॉबर्ट मिशेल्स और चौथा है सभी तीनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी तीनों। यानी विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़े व्यक्ति हैं पैरेटो, मोस्का और मिशेल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है? पहला है पैरेटो, दूसरा मोस्का, तीसरा मॉन्टेस्क्यू और चौथा मिचेल्स। तो जिसमें से लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है वह है आपका मॉन्टेस्क्यू। इसके अलावा पैरेटो, मोस्का और मिचेल्स जो हैं ये सब अभिजन सिद्धांत के अनुयायी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन है, पैरेटो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है वह हड़ताल के अधिकार को न्यायोचित ठहराता है, दूसरा है उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सत्य की खोज के लिए उपयुक्त माना, तीसरा है उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की और चौथा उसने अभिजन वर्ग में संचरण की बात की। तो जो पैरेटो के संबंध में सही नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की, यही सही नहीं है। इसके अलावा पैरेटो कहते हैं कि वह हड़ताल के अधिकार को न्यायोचित ठहराता है, उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सत्य की खोज के लिए उपयुक्त माना है, उसने अभिजन वर्ग में संचरण की बात की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा नहीं की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पहला है बी पैरेटो, दूसरा जी मोस्का, तीसरा रॉबर्ट मिचेल्स और चौथा है डेविड ईस्टन। तो इसमें से जो लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है वह आपके हैं डेविड ईस्टन। इसके अलावा विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र के सिद्धांत से पैरेटो, मोस्का और मिचेल्स जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया? पहला है रॉबर्ट मिचेल्स,
दूसरा सी राइट मिल्स, तीसरा सुम्पीटर और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो शक्ति अवजन का सिद्धांत दिया गया है यह सी राइट मिल्स के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? तो लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कौन कहता है? पहला है लिडोविकी, दूसरा मार्क्स, तीसरा टेलीरैंड और चौथा प्रोधा। तो जो लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है वह है आपका टेलीरैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? पहला है एडम स्मिथ, दूसरा ई बर्क, तीसरा एच लास्की और चौथा टी.बी. स्मिथ। तो जो इसमें से जो राइट आंसर है वह है टी.बी. स्मिथ। टी.बी. स्मिथ कहते हैं कि लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? पहला है गिलक्राइस्ट, दूसरा लास्की, तीसरा गैटेल और चौथा गार्नर। तो यह कथन है आपका ऑप्शन नंबर ए गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। इसके अलावा जो वयस्क मताधिकार है यह भारत, फ्रांस व जर्मनी इसमें 18 वर्ष है। इसके अलावा डेनमार्क और जापान में इसकी आयु 25 वर्ष है और नॉर्वे में वयस्क मताधिकार की आयु 23 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी मनुष्यों को कुछ समय तक के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह किसने कहा है? पहला है ब्राइस, दूसरा अब्राहम लिंकन, तीसरा लास्की और चौथा लासबेल। तो यह कथन अब्राहम लिंकन कहते हैं कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो बहुत ही प्रसिद्ध यह परिभाषा है। पहला है अब्राहम लिंकन, दूसरा डॉक्टर बेनी प्रसाद, तीसरा जिन्सबर्ग और चौथा गार्नर। तो अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। यह लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन है, मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? पहला है आग का, दूसरा रेन का, तीसरा है जे.एस. मिल का और चौथा है फाइनर का। तो जो मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाना चाहिए यह कथन जे.एस. मिल का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? पहला है ब्राइस, दूसरा डायसी, तीसरा सीले और चौथा बेनी प्रसाद। तो सीले महोदय कहते हैं कि प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीले। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदारी होता है? पहला है ब्राइस, दूसरा सीले, तीसरा लिंकन और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह
सीले ने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि अति समानता को से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा, यह कथन किसका है? पहला है मॉन्टेस्क्यू, दूसरा अरस्तू, तीसरा मैकियावेली और चौथा जे.एस. मिल। तो यह जो कथन जुड़ा है यह आपके अरस्तू के साथ जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी। यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से वह भी नष्ट हो जाएगा, यह कथन अरस्तू कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया? पहला है सामान्य इच्छा, दूसरा शक्ति पृथक्करण, तीसरा संविधानवाद और चौथा संस्थावाद। तो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है। तो वह अंतिम शक्ति किसमें निवास करती है? पहला है जनता में, दूसरा राजनीतिज्ञों में, तीसरा लोक सेवकों में और चौथा नौकरशाहों में। तो यह जो परिभाषा है यह जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता में। तो जनता में अंतिम शक्ति निवास करती है। कौन सी अंतिम शक्ति? प्रजातंत्र की वह शासन पद्धति जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है तो वह जनता में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? पहला है न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, दूसरा न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, तीसरा प्रेस स्वतंत्र होता है और चौथा सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। तो जो इसमें से लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है वह है आपका न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, यही लोकतंत्र का आवश्यक लक्षण नहीं है। इसके अलावा न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, यह सही है। प्रेस स्वतंत्र होता है, यह भी सही है। सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है, यह भी लोकतंत्र के आवश्यक लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। तो राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी क्या है? पहला है लोकतंत्र में, दूसरा तानाशाही में, तीसरा अल्पतंत्र में और चौथा अभिजात तंत्र में। तो जो राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है वह आपकी लोकतंत्र में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व कौन सुनिश्चित करता है? पहला है राजनीतिक दल, न्यायालय और संविधान, दूसरा विधान पालिका, राजनीतिक दल और न्यायालय, तीसरा राजनीतिक दल, विधान पालिका और संविधान और चौथा है विधान पालिका, न्यायालय और कार्यपालिका। तो जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है यह आपका ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक दल, विधान पालिका और संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? पहला है गार्नर, दूसरा बिलोबी, तीसरा अरस्तु और चौथा गैटल। तो यह जो कहा गया है यह आपका गैटल महोदय कहते हैं कि
यूनान में एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया। रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि। तो उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? पहला है, यह गुण की जगह संख्या पर अधिक बल देता है। दूसरा है, यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। तीसरा है, यह शासनकर्ता कुलीन तंत्र द्वारा जनता के शोषण के खतरे को न्यूनतम बनाता है। और चौथा है, यह बहुमत की राय पर निर्भर है। तो जो उदार लोकतंत्र की सबसे विशिष्ट लक्षण है वह है आपका, यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? पहला है लोकतंत्र के लिए, दूसरा अधिनायकवाद के लिए, तीसरा राजतंत्र के लिए और चौथा वर्गतंत्र के लिए। तो जो भाषण की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है यह आपका है लोकतंत्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला है एक दल प्रधानता, दूसरा दल रहित, तीसरा बहुदलीय और चौथा है द्विदलीय। तो जो लोकतंत्र के लिए दल पद्धति सबसे स्थायित्व है वह है आपका द्विदलीय पद्धति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है? पहला है लोकमत, दूसरा जनमत संग्रह, तीसरा आरंभन और चौथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो जिसमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसके अलावा जो प्रजातंत्र का लक्षण है वह है लोकमत, आरंभन और जनमत संग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? पहला है जनमत संग्रह, दूसरा उपक्रम, तीसरा दबाव समूह और चौथा है लैंड्स जी मेंडे। तो जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है वह है आपका दबाव समूह। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है? पहला है जनमत संग्रह, दूसरा वापस बुलाना, तीसरा संघात्मक संरचना और चौथा जनमत संग्रह। तो जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी संघात्मक संरचना। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस जाना जाता है तो फ्रांस किस लिए जाना जाता है? पहला है एक दलीय प्रभुत्व के लिए, दूसरा द्विदलीय व्यवस्था के लिए, तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था के लिए और चौथा दल विहीन व्यवस्था के लिए। तो जो फ्रांस है यह बहुदलीय व्यवस्था के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में किसका प्रकार्य हित स्पंदन है? पहला है गैर सरकारी संगठन का, दूसरा नागरिक समाज का, तीसरा दबाव समूह का और चौथा न्यायपालिका का। तो जो लोकतंत्र में प्रकार्य हित का स्पंदन है वह है आपका दबाव समूह का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में आदर्श सरकार साम्राज्य कहा जाता है? पहला है राजनीतिक दल को, दूसरा दबाव समूह को, तीसरा जनसंचार माध्यम और चौथा है समाचार पत्र। तो जो आधुनिक लोकतंत्र में आदर्श साम्राज्य कहा जाता है वह
दबाव समूह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है? तो राजनीतिक दलों का जो आवश्यक कार्य नहीं है वह क्या है? पहला है वह गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं। दूसरा है वह चुनाव लड़ते हैं। तीसरा है वह राजनीतिक शक्ति के लिए प्रयास करते हैं। और चौथा है वह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। तो जो राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है वह गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक प्रशिक्षण को निम्न वर्गों में से किसमें विभाजित किया जा सकता है? पहला है प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। दूसरा अभिनवकरण प्रशिक्षण। तीसरा सेवाकालीन प्रशिक्षण। और चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जनमत निर्माण के साधन हैं। तो जनमत निर्माण के साधन कौन कौन से हैं? पहला है प्रेस। दूसरा राजनीतिक दल। तीसरा दूरदर्शन। और चौथा शेयर बाजार। तो इसमें आपके सामने ए, बी, सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो जनमत निर्माण के साधन हैं वह हैं प्रेस, राजनीतिक दल और दूरदर्शन। यानी का, खा और गा। यानी का, खा और गा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, का, खा और गा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? पहला है भारत। दूसरा ब्रिटेन। तीसरा जर्मनी। और चौथा फ्रांस। तो जो संवैधानिक राजतंत्र है वह है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? पहला ऑप्शन है भारत। दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा ब्रिटेन। और चौथा स्विट्जरलैंड। तो जो स्विट्जरलैंड है इसमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी यहाँ पाई जाती है। तो अस्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी कहाँ पाई जाती है? पहला है स्विट्जरलैंड। दूसरा फ्रांस। तीसरा इंग्लैंड। और चौथा अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड में अस्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन है? पहला है इंग्लैंड। दूसरा अमेरिका। तीसरा भारत। चौथा स्विट्जरलैंड। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है? पहला है जनमत संग्रह। दूसरा प्ले प्लेबिसाइट। तीसरा है आरंभक। और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। यानी जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट और आरंभक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से एक सत्य नहीं है। तो निर्णय के संबंध में एक सत्य नहीं है वह कौन सा है? पहला है यह विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है। दूसरा है इनमें सर्वोत्तम विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। तीसरा है यह योजनाओं एवं नीतियों का सही चुनाव नहीं करता। और चौथा है यह विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह योजनाओं एवं नीतियों का सही चुनाव नहीं करता। यही निर्णय निर्माण के विषय में सही नहीं है। इसके अलावा निर्णय निर्माण के संबंध में जो सही है वह है यह विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है।
इसमें सर्वोत्तम विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को कहते हैं, तो इस पद्धति को क्या कहते हैं? तो इसे प्रत्याह्वान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय सदन की विद्यमानता, स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। यह किसने कहा है? पहला है ब्लंटसली, दूसरा गार्नर, तीसरा लेकी और चौथा न्यायाधीश स्टोरी। तो यह कथन जो है यह गार्नर का है। गार्नर कहते हैं कि द्वितीय सदन की विद्यमानता, स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गार्नर। तो इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।